हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अगेन मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि हम आपको पता है कि हम IFRS 15 को पढ़ रहे हैं और वीडियोस हम इसके ऊपर देख रहे हैं, डाल रहे हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल लास्ट में भी बड़ा अच्छा टॉपिक डाला था, एजेंट वर्सेस प्रिंसिपल पे, जो कि वैसे कॉमन है लेकिन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उससे रिलेटेड एक और टॉपिक है एजेंट वर्सेस प्रिंसिपल्स। अगर आपको समझ में आ गया, आपने अगर वो वीडियो देख ली है, और वैसे आपको नॉलेज इसकी होनी चाहिए क्योंकि पास्ट में बहुत सारे पेपर्स के अंदर आता रहता है। तो सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहा जा सकता है इसको एरिया है, जो कि एजेंट वर्सेस प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि ये एजेंट वर्सेस प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल है। तो सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस को हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपने एजेंट वर्सेस प्रिंसिपल समझ लिया तो ये समझना कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो एजेंट का आपको पहले ही पता है, एजेंट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट का, कि लास्ट वीडियो अगर आप दोबारा जाके देख लें तो अच्छा होगा। कि प्रिंसिपल रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड कर सकता है जब एजेंट अपना एजेंट जो है गुड्स को फाइनल कंज्यूमर को सेल कर दे। प्रिंसिपल रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड कर सकता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड कर सकता है जब एजेंट जो है फाइनल कंज्यूमर को गुड्स ट्रांसफर कर दे, सेल कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एजेंट है, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी की एग्जांपल ली थी, कि अगर आपने प्रॉपर्टी बेचनी है और आप सेल एजेंट के पास जाते हैं, स्टेट एजेंट के पास जाते हैं, आप उसको बोल देंगे भैया ये मेरी प्रॉपर्टी आप सेल कर दो, ये प्रॉपर्टी आप मेरी सेल कर दो। और जो है जब तक वो सेल नहीं करेगा आगे फाइनल कंज्यूमर को वो प्रॉपर्टी, जो रेवेन्यू होगा वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जबकि जो एजेंट होता है, जो कमीशन चार्ज करता है, उसकी कोई भी परसेंटेज होती है, बहुत ही आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, उसकी एक परसेंटेज होती है। जैसे प्रॉपर्टी में नॉर्मली 1% 2% इस तरह से रख रहे होते हैं ये लोग। तो आपने क्या करना, जो एजेंट क्या करेगा, अपना जो कमीशन होगा उसको एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड करा दे, क्योंकि एजेंट का जो बिजनेस होता है वो होता ही कमीशन बेस्ड है। तो वो जो भी कमीशन होगा वो उसका रेवेन्यू होगा, और वो ही अपने पीएनएल में शो कर रहा होगा। तो एजेंट वर्सेस प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल है। आए इसको यहाँ से देख लेते हैं। मैंने एक स्लाइड सी बनाई हुई है जिसको मेरे ख्याल में समझना बहुत आसान होगा, तो इसको आए देख लेते हैं और रीड कर लेते हैं। when an agent when entity sell goods on consignment, entity यहाँ पे principal है, it is effectively using an agent who will sell the goods onwards to the final consumer। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, एंटिटी, एजेंट और फाइनल कंज्यूमर। मैंने आपको भी उर्दू में भी समझा दिया, ये इंग्लिश में लिखा हुआ वही बात लिखी हुई है। एन एजेंट सिंपली एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट जो होता है हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एक्ट कर रहा होता है, द एंटिटी। ठीक है, ऑन बिहाफ of the principal. Although the agent obtains physical possession of the goods while holding them on consignment, the agent never actually obtains control of the asset। क्या बात बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है इसने यहाँ पे, कंट्रोल ऑफ द एसेट। उसी बात को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी की बात एग्जाम्पल ली थी कि आपने प्रॉपर्टी दी है एजेंट को कि बेच दो फाइनल कंज्यूमर को, ठीक है, कस्टमर को या कंज्यूमर को। तो अगर क्योंकि आपने एजेंट को गुड्स या प्रॉपर्टी बेचने के लिए दी है, बेची नहीं है, तो कंट्रोल जो है वो एजेंट को ट्रांसफर हुआ ही नहीं। जब कंट्रोल एजेंट को ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो आप भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते रेवेन्यू। आप तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आपने वो आपका जो एजेंट है वो फाइनल कस्टमर को बेच नहीं देता, तभी आपका कंट्रोल यकीनन फाइनल कंज्यूमर को ट्रांसफर होगा और तभी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं रेवेन्यू एज पर IFRS 15। सही है, सिंस IFRS 15 ओनली अलाउज द रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू व्हेन कंट्रोल पासेस फ्रॉम एन एंटिटी टू अ कस्टमर। मैंने मेरे ख्याल में मैंने बहुत आसान वर्डों में, अल्फाजों में जो है एक्सप्लेन कर दिया है। रेवेन्यू में नॉट बी रिकग्नाइज अंटिल द एजेंट हैज सोल्ड द कंसाइनमेंट गुड्स टू द फाइनल कस्टमर। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल में बहुत आसान बात थी, जो कि मैंने पहले भी बता दी, देन हमने ऐसे रीड भी कर लिया। अब एक काम करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं, और इसकी ये आगे इंडिकेशंस क्या होते हैं। इंडिकेशंस मतलब कि जो है भाई, ये जो आपको पता कैसे चलेगा कि कंसाइनमेंट सेल है, आपको कैसे पता चलेगा, क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं।
उसके ऊपर चलते हैं, आए आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं आए वो देख लेते हैं। इंडिकेशंस मतलब इशारे, ठीक है, इशारे इंडिकेशंस, मतलब ऐसे कौन से इशारे हैं, या फिर उर्दू में कहेंगे इशारे ही वर्ड यूज होगा, इंडिकेशन इंग्लिश में यूज होगा। तो कौन कौन से ऐसे साइंस हैं या इशारे हैं जिससे पता चलेगा कि भाई ये कंसाइनमेंट सेल है। तो उन उसके लिए हम देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि द प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी अंटिल अ स्पेसिफाइड इवेंट अकर्स। सिंपल, बहुत ही आसान। भाई प्रोडक्ट का कंट्रोल जब तक एजेंट आपका कस्टमर को बेच नहीं देता, कंट्रोल एंटिटी या प्रिंसिपल के पास ही रहेगा। आसान हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक कोई स्पेसिफाइड इवेंट अकर नहीं होता, मतलब या तो वो बेच दे, या फिर उसने वैसे कोई टर्म लगाई कि 2 महीने के अंदर आप बेच नहीं सके तो भाई ये गुड्स आप अपने पास ही रख लेना। ऐसे भी आपने एग्जाम में क्वेश्चन देख रहे होंगे कि भाई प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि अगर आपके पास गुड्स हैं, जब तक जो है आपने गुड्स फाइनल कस्टमर को नहीं भेजिए 2 महीने के अंदर अंदर, तो ये आपको ही खरीदने पड़ेंगे। ऐसी एग्जांपल्स भी आपको एग्जाम में मिलती हैं। तो ऐसा भी है, तो इसीलिए इसने स्पेसिफाइड इवेंट अकर्स का मतलब वर्ड यूज किया है यहाँ पे कि जब तक वो कोई स्पेसिफाइड इवेंट अकर नहीं हो जाता, या तो वो सेल कर दे आगे फाइनल कस्टमर को, तभी कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, वरना क्या होगा, कंट्रोल एंटिटी के पास रहेगा। तो इस तरह का अगर सिनारियो है तो आप कहेंगे सेल ऑन कंसाइनमेंट। नंबर 2 पे आते हैं, द एंटिटी इज एबल टू इंसिस्ट अपॉन द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट और कैन इंसिस्ट दैट इट बी ट्रांसफर टू अ थर्ड पार्टी, एग्जांपल अनदर डीलर। जो डीलर यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ना, ये डीलर डीलर ये बेसिकली यहाँ पे एजेंट है, और एंटिटी आपका यहाँ प्रिंसिपल है, ठीक है, और फाइनल कस्टमर ही है। तो एंटिटी इज एबल टू इंसिस्ट अपॉन द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट, एंटिटी के पास ही कंट्रोल है, एंटिटी के पास ही ताकत है कि वो चाहे तो गुड्स को रिटर्न कर ले, या ये बोले कि नहीं एक एजेंट से दूसरे एजेंट को दे दो। मतलब ये सारी जो कंट्रोल है, डायरेक्शन है, देना, रिटर्न वापस ले लेना, या एक डीलर से दूसरे डीलर को ट्रांसफर करवा देना, ये सारा कंट्रोल किसके पास है, प्रिंसिपल के पास है। तो जो प्रिंसिपल होगा, जो पी होगा, इन अदर वर्ड्स यहाँ लिख भी देते हैं, पी, जो प्रिंसिपल होगा उसके पास सारा अगर कंट्रोल है तो आप ये कहेंगे कि सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस है। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और साइन देख लेते हैं। द डीलर डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन टू पे द प्रोडक्ट, डीलर के पास, डीलर या फिर एजेंट ए के पास ये राइट, कोई ऐसा कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको पे करना पड़ेगा गुड्स के लिए। अगर ऐसा भी है तब भी ये क्या है, सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस है, जैसे कि हमें पता है। तो ये असल चीज में क्या है कि प्रिंसिपल से एजेंट के पास जाए और एजेंट के पास से फाइनल कस्टमर के पास जाए, तभी वो सेल रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज वो सेल नहीं है। तो डीलर को यहाँ पे पे करने की जरूरत ही नहीं है अनटिल अनलेस, जैसे कि मैंने ऊपर एक एग्जांपल दी कि ऐसा कोई स्पेसिफाइड उसने टर्म्स रख दिए हैं कि भाई 2 महीने के अंदर नहीं बेचा ना तो आपने रखना है गुड्स, आप ही रख लोगे गुड्स, मैं वापस नहीं लूंगा। अगर उसने कोई ऐसी कंडीशन रखी है ना एजेंट प्रिंसिपल के कॉन्ट्रैक्ट के या एग्रीमेंट के अंदर, तब ऐसा पॉसिबल है, वरना जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये आप इसको सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस कहोगे क्योंकि एंटिटी के पास ही कंट्रोल है। अच्छा ऑल्दो इट में, ये क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो इट में बी रिक्वायर्ड टू पे अ डिपॉजिट। अच्छा फॉर नॉर्मली ऐसा होता है कि एजेंट जो है ना थोड़ा डिपॉजिट रखवा देता है ना प्रिंसिपल के पास इनिशियली, कि अगर छोटा एजेंट है कोई नहीं है तो वो एंटिटी लोग रख लेते हैं एडवांस के उसमें, तो वो उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि वो सेल हो गई। कोई पार्शियल पेमेंट 25% रखवा लिए कि जो है प्रिंसिपल ने एजेंट से बोला कि यार आप ना 25% एडवांस रख दो, ठीक है, 25%। तो दिस इज नॉट योर, ये नहीं कह सकते कि सेल हो गई है। सेल तभी होगी भाई, ये एज अ सिक्योरिटी रखते हैं नॉर्मली प्रिंसिपल, जो है जो एंटिटी होगी वो एज अ सिक्योरिटी, ताकि थोड़ा सा सेफ साइड खेलने के लिए, तो उसकी वजह से ये एडवांस रखवा लेती है। तो दैट डजंट मीन्स कि ये जो है आपकी सेल हो गई है, ठीक है। तो स्टिल दिस दैट इज योर व्हाट, दैट इज वुड बी योर consignment sale. Finally, the entity continues to insure the product while being held by the dealer. See IFRS 15. Obviously, अगर एंटिटी या प्रिंसिपल के पास ये राइट है कि वो प्रोडक्ट की कोई इंश्योरेंस करानी है, आग से जलने की या कुछ तरह की कोई भी इंश्योरेंस करानी है उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो, अगर ये सारे राइट्स एंटिटी या प्रिंसिपल के पास हैं, देन अगेन इट वुड बी योर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। यकीन आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, नीचे आप कमेंट्स में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बहुत ही आसान है मेरे ख्याल में, नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। ये देखें, ये मेरे ख्याल में मैंने बहुत ही पहले ही सारा डिस्कस कर लिया है शुरू में ही, कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है। ये यहाँ पे भी वही बात कर रहा है, तो आए इसको भी देख लेते हैं दोबारा से। रेवेन्यू में भी रिकग्नाइज व्हेन अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। सिंपल सी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कब होंगे? जब प्रिंसिपल से गुड्स एजेंट के पास गए, एजेंट ने फाइनल कस्टमर को भेज दी। अगर फाइनल कस्टमर को भेज दिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया। एंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड व्हेन कंट्रोल हैज पास टू कस्टमर। बात खत्म, बात समझ में आ गई होगी। Thus, if good is sold on consignment, no revenue may be recognized. रेवेन्यू कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कि अगर वही वाली बात आ गई ना, कि जब तक वो एजेंट जो आगे नहीं बेचेगा तब तक हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इन्वेंट्री तो पास हो गई होगी, तो उसकी जनरल एंट्री बनाई जा सकती है। इसमें भी वही लिखा हुआ है, हाउएवर अ जनरल एंट्री मे बी प्रोसेस टू रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द वेयर हाउस टू द डीलर और एजेंट। ठीक है ना, डीलर यहाँ पे आप एजेंट जैसा आपको पता है। एग्जाम्पल, डेबिट इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट एंड क्रेडिट इन्वेंट्री। सही है, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री को हम डेबिट कर देंगे और इन्वेंट्री को हम क्रेडिट कर देंगे। यानी कि वो एक तरह से हमारे वेयर हाउस से निकल के एजेंट के पास चली गई। जब तक एजेंट नहीं बेचेगा, जैसे ही एजेंट आगे बेचेगा हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। यानी कि प्रिंसिपल जैसे ही एजेंट जो है कस्टमर को बेचेगा, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। हाँ, इन्वेंट्री को हम आउट करा देंगे। रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द डीलर हैज as agent transferred control from the entity। वही बात है, the principal to the customer। the revenue recognized must be the gross amount, must be the gross amount। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्यों? एजेंट अपने भी तो पैसे चार्ज करेगा ना भैया, एजेंट अपने पैसे भी चार्ज करेगा, अपना कमीशन भी चार्ज करेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि 1% नॉर्मली प्रॉपर्टी में चार्ज कर रहे होते हैं, 1% या 2%। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, अगर से ज़्यादा चार्ज करेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट बन रहा होगा, इस वजह से वो 1-2% ही हो रहा होता है नॉर्मली। तो वो अपना चार्ज कर रहे होते हैं, और कुछ और भी हो सकता है, आई डोंट नो कि क्या चल रहा होता है। नॉर्मली ऐसा हो रहा होता है कि 1-2% ही हो रहा होता है प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट वाली वीडियो देखिएगा, बहुत आसान है। जब ज़्यादा लोगों को पता होगा प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट का, तो उनको डायरेक्टली भी ये वीडियो समझ में आ जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी कमेंट्स आपको पूछने तो वो नीचे, कोई भी आपके इश्यूज हैं आप नीचे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसके साथ हम एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम आएंगे। IFRS 15 अभी चल रहा है, अभी काफ़ी इसमें बाकी हैं चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।